आज मुझे आप लोगों को बताना है सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में। सबको आवाज आ रही है? मेरी पलक आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है आवाज। सिविल सर्विसेज एग्जाम, आप में से काफी लोगों ने इसका नाम सुना होगा और पढ़ा भी होगा। भारत का सबसे बड़ा एग्जाम, देश का सबसे बड़ा एग्जाम, वो एग्जाम जिसको देकर आप भारत के देश के सबसे ऊंची से ऊंची पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जाम। हालांकि अभी आप छोटी क्लासेस में हैं, क्लास 9th में है, 10th में है, 12th में है, 12th देने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम आप देते हैं ग्रेजुएशन के बाद, 12th के बाद 3 या 4 साल की बैचलर्स डिग्री पास करने के बाद आप ये एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन इसकी स्ट्रेटजी, इसकी रणनीति काफ़ी पहले से बनानी पड़ती है। और अभी आप जिस क्लास में हैं, जिस एज में हैं, वो बिल्कुल सही समय है जब आप इस एग्ज़ाम के बारे में सोचें। हालांकि सब लोग इस चीज़ से सहमत नहीं है कि सिविल सर्विसेज में एंटर हुआ जाए। मेरे कितने ही दोस्त हैं जो बीटेक एमटेक किए हुए हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं, उनका 10 लाख 12 लाख का पैकेज है, यूएस की मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, रात भर काम करते हैं, दिन भर सोते हैं। नो डाउट वो पैसा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जब वो खाली बैठते होंगे तो कभी ना कभी वो सोचते होंगे कि वो अपने देश के लिए या समाज के लिए कुछ कर कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम इस एग्ज़ाम में एंटर होते हैं, इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट होते हैं, तो हमें हैंडसम सैलरी तो मिलती ही है, साथ ही हम देश की प्रगति में, देश की मुख्य धारा में अपना योगदान दे पाते हैं। ये कोई सिंपल एग्ज़ाम नहीं है, ये बहुत टफ एग्ज़ाम है। दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। और चूंकि आप सब बच्चों को मैं जानता हूँ, आप सब इतने शार्प बच्चे हैं, आप लोगों में इतना टैलेंट है, आप लोग इतने हार्ड वर्किंग हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप डिजर्व करते हैं कि आप देश के सबसे ऊंची सी ऊंची पोस्ट पर पहुंचे। तो जितनी मेरी जानकारी है बेटा, मैं उतनी आपको आपसे शेयर करता कर रहा हूँ। बस मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, मेरी ये इच्छा है, क्योंकि आप सब लोग बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हैं और अभी आपके पास समय है। आपको इस विषय में सोचना चाहिए कि क्यों ना सिविल सर्विसेज में जाया जाए। जब आप सिविल सर्विस में, बेटा सिविल सर्विसेज क्या है? कोई एक एग्जाम नहीं है, कोई एक पोस्ट नहीं है। सिविल सर्विसेज में कई सारे सर्विसेज होती हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईयूएफएस एंड सो ऑन। सारी की सारी हमारी देश की सर्वोच्च सेवाएं हैं। तो जब आप अभी इतना मेहनत कर रहे हो, आपने पिछले साल इतनी मेहनत की, आप आगे भी इतनी मेहनत करोगे, तो उसी मेहनत में थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो आप सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो सकते हो। सिविल सिविल सर्विसेज बेटा इंडिया में बेसिकली ब्रिटिश राज में शुरू हुई थी, वारेन हेस्टिंग ने शुरू कराई थी, आपने नाम सुना होगा इनको। लेकिन फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जैसे मैंने बताया, सिविल सर्विसेज एग्जाम बेटा आफ्टर ग्रेजुएशन ना, या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जब आप पढ़ रहे होते हो तब आप ये एग्जाम दे सकते हो। कुछ इसकी एज लिमिट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अब जरा वीडियो दिखिए जरा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कई बार जब मैं खाली होता हूँ तो मैं इस वीडियो को बार बार देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि आप लोग अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते होगे कि कैसा लाइफ होनी चाहिए। जरा 1 मिनट देखते हैं, ये ओम शांति ओम का मैंने 1 मिनट का 1.5 मिनट का वीडियो लिया है, जरा देखते हैं इसको। यश चोपड़ा के सेट की तरह शानदार बेडरूम होगा, गोल बेड के साथ। और जब मैं सुबह उठूंगा तो मेरे कदम संगे मरमर के फर्श पर पड़ने से पहले एक नौकर मखमल की चप्पल लाकर मेरे पैरों में डाल देगा। राजकुमार वाला सिल्क का गाउन पहनकर जब मैं बाहर निकलूंगा तो दूसरा नौकर जूस का ग्लास लेकर खड़ा होगा।
देखा आपने? शाहरुख खान कल्पना कर रहे हैं या वो उस फिल्म का कैरेक्टर कल्पना कर रहा है। जब वो सुबह उठे तो दुनिया भर के लोग उसकी सेवा के लिए उसके सामने हों और लोग खूब उसको जाने, उसकी यश हो, दुनिया में चारों ओर उसका नाम हो। लेकिन इसका एक पक्ष और भी है। वो जो ये कल्पना कर रहा है उसमें अभी उस पोजीशन पे उसका कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं है। उसके फादर एक अच्छे एक्टर हैं, वो उनके बल पर वो ये चीज की कल्पना कर रहा है। उसने अपने प्रतिभा के बल पे अभी उस पोजीशन पे कुछ अचीव नहीं किया है और वो कल्पना कर रहा है कि सब लोग उसे जाने और उसका दुनिया भर में नाम हो। पर जब हम सिविल सर्विसेज एग्जाम में बेटा बैठते हैं या सिलेक्ट होते हैं तो हम अपनी प्रतिभा के बल पर बैठते हैं, जो अपना टैलेंट होता है। आपने कितनी बार पेपर में पढ़ा होगा, कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था मैंने कि एक ऑटो ड्राइवर था, उसकी बेटी ने मेहनत करके वो आईएएस बनी, है ना। तो दुनिया के जीवन के सारे क्षेत्र के लोग प्रगति करते हैं। बस यह है कि हमें थोड़ी सी इंस्पिरेशन होनी चाहिए और लगन होनी चाहिए। अदरवाइज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम कोई मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है। बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, कुछ अच्छी बुक होनी चाहिए और अगर एक अच्छी कोचिंग मिल जाए फिर तो सोने पे सुहागा। और मैथ्स, क्योंकि आप में से अधिकांश लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैथ्स सब्जेक्ट बहुत हेल्पफुल है इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए। बिस्मार्क एक बहुत फेमस वर्ल्ड लीडर हुए हैं, वो इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि कोई देश प्रगति करता है, कोई देश लॉ, उस देश में कानून व्यवस्था रहती है, वो डिपेंड करता है सिविल सर्वेंट्स पर। सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हुआ बंदा देश को एक दिशा देता है। संसद कानून बना देगी जनता के लिए, ये सिविल सर्वेंट्स उस पर डिपेंड करता है कि वो किस और सारी धारा को मोड़ता है। नो डाउट सिविल सर्विसेज में टेंशन बहुत है। आप देखते हो पेपर में रोज कलेक्टर और एसपी की फोटो आती हैं, वो दिन रात आजकल लगे हुए हैं कोविड-19 से लड़ने में। टेंशन बहुत है, लेकिन वो डायरेक्ट समाज के लिए कुछ कर रहे हैं ना। ठीक है, जो मेरा दोस्त है जो यूएस की मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, वो दिन में 24 घंटों में से 26 घंटे काम करता है, हैंडसम सैलरी पाता है, पर वो देश के लिए क्या कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको इस एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी अभी आपकी क्लास होनी चाहिए, क्लास 12, क्लास 10, क्लास 11, लेकिन अभी उचित समय है जब आप इसके बारे में सोचो। अब आपको आपके करियर के बारे में सोचना है, आप क्या क्या बन सकते हो। सिविल सर्विसेज उनमें से एक धारा है बेटा। अब मैं कुछ चीज आपको दिखाऊंगा, एक वीडियो और दिखा रहा हूँ। ये 1-2 साल पहले की बात है। हसन सफीन, ये उस समय भारत का सबसे यंगेस्ट आईपीएस था, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस में टॉप किया था इसने। और उससे पहले उससे कम एज में किसी ने आईपीएस क्रैक नहीं की थी। लेकिन जब वो आईपीएस का एग्जाम देने जा रहा था तो उसके साथ एक बहुत ही भीषण हादसा हुआ। वो चाहता तो अस्पताल में भर्ती हो जाता, एग्जाम नहीं देता। और उसकी विल पावर थी उसकी कि नहीं, वो गया, एग्जाम देने गया। और देखो, ये तो फ्यूचर में लिखा है, ही विल बी टेकिंग चार्ज ऑफ असिस्टेंट सुबनर पुलिस। वो डिस्ट्रिक्ट जामनगर गुजरात में असिस्टेंट एसपी बना, पहली पोस्टिंग उसकी। लेकिन जब वो एग्जाम देने जा रहा था तो उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उसके सिर से भयंकर खून निकला था, लेकिन वो रुका नहीं। शायद मैं होता तो वापस घर लौट जाता। जरा सुनिए क्या बोल रहा है। था कि मैं एग्जाम के लिए निकला, मीन्स मेरा था सुबह जीएस3 का पेपर था। 8:30 को मेरा स्कूटी स्लिप हो गया, मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया, लेफ्ट हैंड में इंजरी था, सीट से ब्लीडिंग हो रहा था। लेकिन मेरे पास दो ऑप्शन थे। मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा, ओके माय राइट हैंड इज सेफ, एंड आई डिसाइडेड आई गो टू द एग्जाम हॉल एंड राइट द एग्जाम। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे,
या तो मैं वहां से उठ के रोने लगूं, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा मेंस खराब हो गया, और हॉस्पिटल जाओ। या दूसरा ऑप्शन था कि मैं देखूं कि मैं 3 घंटे और सरवाइव कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। मैं मेंस के लिए एग्जाम हॉल में गया। ये जितने भी फोटोग्राफ्स लगे हैं, सर ने जैसे बताया कि जितने भी इंसान सक्सेसफुल हुए, अगर आप उसकी लाइफ स्टोरी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट आता है जहां पे वो इंसान की जो स्ट्रगल है वो पीक पे हो जाती है। वो इस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना है कि आपको वहां से यू टर्न लेना है या आपको वहां से आगे निकलना है। इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि उनको वहां से आगे निकलना है, एंड दैट इज द फंडा ऑफ लाइफ। सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो इस स्ट्रगल वाले मोमेंट से आगे निकलने की सोचते हैं। तो बेटा कहना तो बहुत आसान है ना, किसी ने कह दिया, हमने सुन लिया, लेकिन हम दूसरों के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। Hassan Safin became the youngest IAPS officer of India by qualifying the UPSC Civil Services exam. सिविल सर्विसेज एग्जाम कोई सिंपल एग्जाम नहीं है बेटा, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम भी नहीं है। इंसान ही निकालते हैं उसे, आप जैसे बच्चे इसे निकालते हैं। एक बात बेटा मैं बता दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर मैं दिया मैंने, वो इसलिए दिया बेटा, मैंने ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी जगह से कलेक्ट की है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में थी, पर हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी एग्जैक्ट नहीं हो, है ना। तो मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे जाइए, वहाँ आपको डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है बेटा, वो ये देश की सर्वोच्च संस्था है जो विभिन्न एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो देश के भारत के बड़े बड़े एग्जाम जैसे एनडीए सीडीएस वगैरह कराती है। तो इसकी वेबसाइट पे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, है ना। हो सकता है मेरी जानकारी एग्जैक्ट ना हो, हालांकि मैंने कोशिश किया है कि मैं जानकारी एग्जैक्ट रखूं। तो बेटा अब आते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रोसेस के बारे में। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम भारत का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। ये एग्जाम होता है तो देश भर में इसके सेंटर होते हैं, और इस एग्जाम के थ्रू डिफरेंट पोस्ट, कोई एक पर्टिकुलर सर्विस नहीं, अलग अलग सर्विस के लिए सिलेक्ट लोग किए जाते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों। सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आती हैं। सबसे ऊपर आती है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो आईएएस होता है, अगर वो डायरेक्ट रिक्रूटी है तो। उसके बाद आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। इसमें अगर हम होते हैं सिलेक्ट तो हम एसपी और पुलिस के हायर पोस्ट बनते हैं। फिर और भी कई पोस्ट हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस, इसमें अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो हम विदेशों में जो भारतीय दूतावास है उसमें हायर अफसर बनते हैं। और भी दुनिया भर की सर्विसेज हैं। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज। अगर आप हमारे स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय वाहन निर्माणी में सरस्वती माता के बगल वाले गेट से आप गुजरते हो और आप अगर बी विंग की तरफ जाते हो तो आप देखोगे राइट साइड में वॉल ऑफ हीरोज है, जहां उन वीरों की फोटो और संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। वहां नीचे एक माइलस्टोन, एक पत्थर लिखा हुआ है, उस पत्थर पर लिखा हुआ है बिल्डिंग ऑफ दिस स्कूल वाज इनॉग्रेटेड बाय मिस्टर सो एंड सो सिंह। आई थिंक नीचे फिर जीएम लिखा हुआ है, जीएम वीएफजे, एंड उनके बगल में लिखा हुआ है आईओएफएस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज। आईओएफएस भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में से एक लिस्टेड सर्विसेज है, और भी कई सर्विसेज हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आपको कौन सी सर्विस मिलनी है बेटा, ये डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स पर। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपकी रैंक अच्छी है, जितना मेरा आइडिया है, आपसे चॉइस मांगी जाती है, 2 तरह की चॉइस मांगी जाती है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि आपको कौन सी सर्विस चाहिए और आपको कौन सा कैडर चाहिए। कैडर मीन्स वो स्टेट जिसमें आप काम करेंगे। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप जो चाहेंगे आपको रैंक मिल जाएगी, आपको वो सर्विस मिल जाएगी। और अगर आपकी रैंक कम है तो फिर आपको अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट के हिसाब से
रैंक मिलेगी। इस चीज को आप एक बार चेक करिएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। हर कोई मुंह उठा के सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं दे रहा है। कई लोगों के मन में भ्रांति है कि नहीं ये तो ऐसे एग्जाम है। तो मैं ऐसे कुछ लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बताना चाहूंगा। नाम पढ़िए, छवि भारद्वाज। कुछ समय पहले ये जबलपुर की कलेक्टर थी और अभी फिलहाल ये एमपी में कोरोना को डील कर रही हैं और सक्सेसफुली इन्होंने हैंडल किया है। एमपी में अगर कोरोना कंट्रोल में है तो इनका योगदान कहीं ना कहीं है। पर मुझे क्या दिखाना है, मुझे बताना ये है प्रोफेशन, शी इज एन आईएएस ऑफिसर। और एजुकेशन देखिए, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीटेक, वो इंजीनियर हैं। नेक्स्ट, किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, सिविल सर्विसेज क्रैक की। ये चाहती तो इनको आईएएस मिल सकता था, लेकिन इन्होंने आईपीएस ली। और आपको शायद पता हो, ये आईपीएस में एंटर होने से पहले राष्ट्रीय स्तर की टेनिस प्लेयर थी। ये भारत को टेनिस में, लॉन टेनिस में रिप्रेजेंट कर चुकी थी। फिर बाद में ऐसा कुछ हुआ कि इनको लगा कि नहीं, टेनिस से बेहतर है कि देश के लिए कुछ किया जाए। संतोष कुमार मल, ये हमारे पिछले कमिश्नर, केंद्रीय विद्यालय संगठन में कमिश्नर थे, अभी वो नहीं है। जरा प्रोफाइल पढ़िए इनकी। श्री संतोष कुमार मल इज एन आईएएस ऑफिसर ऑफ बिहार कैडर। क्वालिफिकेशन देखिए, बीटेक एंड एमटेक। कहाँ से? आईआईटी कानपुर से। बीटेक एंड एमटेक, ये बड़ी डिग्री होती है, कोई छोटी डिग्री नहीं होती है। क्या 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 रहा है ये? कलेक्टर एंड डीएम ऑफ जहानाबाद, सीवान, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। ये अगर आपको थोड़ी नॉलेज हो तो बताओ, ये बिहार के बहुत ही टफ जिले हैं, वहां ये कलेक्टर है ये। और क्या थे ये? आईएएस थे। क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक एमटेक। इनको किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में आराम से अच्छा पैकेज मिल जाता, बट ही प्रेफर टू बी एन आईएएस ऑफिसर। जो हमारी कमीशन है अभी एट प्रेजेंट, निधि पांडे, उन्होंने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया है। वो क्या है? आईएएस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, भारतीय सूचना सेवा की ये अधिकारी हैं। लेकिन अंग है ये सिविल सर्विसेज एग्जाम का। अब मैंने एक लिस्ट निकाली कि अभी जो एमपी में हाईएस्ट पोस्ट पे जो ऑफिसर्स हैं, बेसिकली आईएएस ही, उनकी क्वालिफिकेशन दिखा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। थर्ड पोस्ट में दीपक खांडेकर, क्या क्वालिफिकेशन है? बीई एमटेक। नेक्स्ट देखिए, अजय तिर्की, एमबीए। संजय बंदोपाध्याय, बीई एमटेक। चलन सिंह, बीएससी एलएलबी एमबीए। राजीव रंजन, एमएससी केमिस्ट्री। विनोद कुमार, बीटेक सिविल। मोहम्मद सुलेमान, इनका नाम भी आजकल आपने सुना होगा, पेपर में आता है, बीएससी एमएससी एमबीए फाइनेंस। डॉक्टर राजेश कुमार राजौरा, एमबीबीएस, डॉक्टर हैं ये। एमटेक, बीटेक, बीई, बीटेक, एमटेक, एमए, एमटेक। तो आप देख रहे हो वो हाईली क्वाली, सब के सब हाईली क्वालिफाइड पर्सन है बेटा। तो ऐसे लोग सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं। टॉप क्लास ब्रेन है बेटा। अगर कोई आईआईटी कानपुर से बीटेक है तो इसका मतलब है वो, उसका ब्रेन बहुत अच्छा है, वो बहुत शार्प है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में सोचें। बेशक आप मुझसे एग्री ना करते हो, क्योंकि कैरियर का प्रश्न है, तो आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो हमें अपने फैमिली से डिस्कस करना ही पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि इस सर्विसेज में बहुत टेंशन होती है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, हर एक के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, पर आपके पास पावर तो होती है ना। तो मैं बस आपको एक झलक, एक पक्ष दिखाना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज के बारे में आपको क्यों सोचना चाहिए। क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम वो देते हैं जो इंडिया के टॉप ब्रेन होते हैं, और इसको देने के बाद हमें अपने देश की सेवा करने का बिल्कुल डायरेक्ट अवसर मिलता है। एज लिमिट क्या है बेटा?
सिविल और हर एक एग्जाम की तरह सिविल सर्विसेज के भी एक पर्टिकुलर एज लिमिट है। इसमें वही बच्चे बैठ सकते हैं जो 21 ईयर के हो चुके हों अप टू 32 ईयर्स। A candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 32 years। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यूपीएससी की साइट से मिल जाएगी, उससे कंफर्म करिएगा। कुछ लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिलती है, कुछ लोग इस एज के बाद भी सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? क्या 12th के बाद आप सिविल सर्विसेज में बैठ सकते हैं? नहीं, आप 12th के बाद सिविल सर्विसेज में नहीं बैठ सकते हैं। एक कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, उसके पास डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए बेटा, उसके बाद आप सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो 2 बाउंडेशन है। पहली बाउंडेशन एज बाउंडेशन है और एक एजुकेशन बाउंडेशन है। तो अभी कुल मिला के आपके पास काफी समय है, लेकिन ये सही समय है जब आप उसके बारे में सोचो। अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। हम चाहें कि जिंदगी भर ये एग्जाम देते रहें, ऐसा नहीं होगा। जनरल कैंडिडेट के लिए अटेम्प्ट 6 बार वो दे सकता है और डिफरेंट कास्ट के लिए अलग अलग हैं। एक नॉर्मल कैंडिडेट 6 टाइम्स एज लिमिट में रहते हुए सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठ सकता है। अब सिविल सर्विसेज एग्जाम क्या होता है, इसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं? तो बेसिकली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जिस कॉल्ड प्रीलिम, नेक्स्ट उसके बाद होता है मेन एग्जाम, फिर थर्ड होता है इंटरव्यू। जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है बेटा, जो फर्स्ट पार्ट होता है इसका, वो मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज के 2 पेपर होते हैं। एक्चुअली ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इस टेस्ट के नंबर मेन में काउंट नहीं होते हैं। जो लोग प्री में सिलेक्ट होते हैं वो फिर मेन के लिए जाते हैं। मेन में 9 पेपर्स होते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव है। जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है, प्रीम एग्जाम है, वो ऑब्जेक्टिव है, आपको ओएमआर शीट में आंसर टिक करने होते हैं। जो मेन एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव है। इसमें 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 इंग्लिश और एक लैंग्वेज का वो क्वालिफाइंग होता है। उसमें से पास हो गए तभी आपके बाकी पेपर चेक किए जाएंगे। फिर इंटरव्यू होता है। मेन और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है। अगर आपकी रैंक हाई होगी तो आपका सिलेक्शन हाई पोस्ट पे होगा, अगर रैंक कम होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा या लो पोस्ट पे होगा। तो प्री एग्जाम बेटा बेसिकली इसमें 2 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज के। दोनों पेपर में एमसीक्यू होते हैं और दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। 2 आवर ड्यूरेशन का दोनों पेपर होते हैं और 200 मार्क्स के दोनों पेपर होते हैं अलग अलग। दोनों को मिलाकर टॉप जितने भी उनको चयन करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, उतने बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। फिर वो लोग मेन में जाते हैं। मेन एग्जाम, ये सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव, आपको लिखना होता है, आपको कॉपी दी जाती है, आपको उसके आंसर लिखने होते हैं। 9 पेपर होते हैं। पहला पेपर, इसमें एक लैंग्वेज होती है, आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। जैसे मैंने हिंदी चूज की थी, हिंदी और इंग्लिश, ये क्वालिफाइंग है। आपको इसमें एक मिनिमम मार्क्स अटेंड करने होते हैं, तभी आपके बाकी पेपर चेक किए जाएंगे और उनके मार्क्स ऐड होंगे। एक पेपर होता है ऐसे का, आपको एक पर्टिकुलर ऐसे लिखना होता है, 1 या 2, मार्क्स कितने होते हैं? 250। फिर GS1, GS2, GS3, GS4, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज के 4 पेपर होते हैं। हर एक पेपर का एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है और हर एक पेपर का एक पर्टिकुलर मार्क्स होता है। सारे पेपर 250, 250, 250 मार्क्स के होते हैं। तो पहला है एक लैंग्वेज और एक इंग्लिश, ये क्वालिफाइंग है। इसमें आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स अटेंड करने होते हैं, तभी आपके बाकी पेपर चेक किए जाएंगे। इनके मार्क्स जुड़ते नहीं है, मार्क्स जुड़ेंगे इन पेपरों के और इंटरव्यू के, उनसे आपकी रैंकिंग आएगी। फर्स्ट जीएस का पेपर, उसमें एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, आपको कई बुक्स पढ़नी होती हैं, कई सारा मैटर इकट्ठा करना होता है, उस पर आपको लिखना होता है। सेकंड पेपर बेसिकली ये पॉलिटिकल साइंस है, इसमें भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में होता है।
आपको बुक्स पढ़नी होती हैं, मैगजीन्स पढ़नी होती हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन इतनी मुश्किल नहीं होती है। थर्ड वाला बेसिकली साइंस का होता है, इसमें साइंस की डेवलपमेंट एनवायरमेंटल के बारे में पूछा जाता है। फिफ्थ होता है एथिक्स। बेटा सबको आवाज आ रही है मेरी? किसी को दिक्कत है? आ अरे रही है सर, आ रही आ रही है सर। Yes. तो आप सब बेटा 12th में हो, अभी आप लोगों के लिए कैरियर के लिए बहुत समय बचा है, अभी खत्म नहीं किया है मैंने, है ना। मैं जस्ट आवाज चेक कर रहा था। कई लोग एग्री नहीं करते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जाम देना चाहिए। कई लोग बोलते हैं अरे क्या यार, पढ़ाई करने के बाद दो तीन, क्योंकि एक बार में तो होता नहीं है, बहुत रेयर लोग हैं जो फर्स्ट बार में निकालते हैं, इसके लिए लगातार लगे रहना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं क्या यार, हमने पढ़ाई पूरी कर ली है, अब घर वाले बोल रहे हैं कि नौकरी कब लगेगी, नौकरी कब लगेगी, और लोग बोलते हैं अरे आओ किसी भी कंपनी में जाओ और पहले दिन से सैलरी उठाओ। लेकिन जब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पलक जब आप लोग इतने मेहनत कर रहे हो, 12th में 11th में मैंने आपको देखा है इतनी मेहनत करते हुए, तो थोड़ी सी मेहनत और हम इंडिया के हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। क्या आपकी इच्छा नहीं करती कि आपके घर के आगे एक नई कार खड़ी हो जिसके ऊपर रेड बत्ती लिखी हो और आगे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, है ना। भाई मैं तो जब सड़क पर से किसी ऐसी को देखता हूँ कार को, मेरी तो धड़कनें रुक जाती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही बारीक अंतर से ये चीजें स्किप की हैं। तो मैंने ये चीजें, मैं ये मिस क्यों कर गया, इसलिए मिस कर गया कि मैंने बहुत बाद में इसके बारे में मुझे मालूम चला। अगर मुझे मालूम चला होता तो शायद मैं निकाल लेता। ये बिल्कुल भी बेटा टफ एग्जाम नहीं है, बिल्कुल हमारे कब्जे में, बस हमें मैटर इकट्ठा करना है। अगर हमारे पास एक अच्छी बुक है या अच्छी बुकों का कलेक्शन है और अगर कोचिंग है तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। तो ऐसे और 4 जीएस, फिर बेटा ये होता है हमें 2 पेपर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के देने होते हैं, हमें एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। कौन कौन सा सब्जेक्ट? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथ्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सारे सब्जेक्ट दुनिया भर के, और फिर लैंग्वेज भी है। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, जैसे मैंने मैथ्स चूज किया था। उस पर बेस्ड आपको 2 पेपर देने होते हैं, दोनों पेपर का अलग अलग सिलेबस होता है, अभी उसके बारे में भी करेंगे डिस्कस, है ना। एक लैंग्वेज और इंग्लिश सबसे पहले ये चेक होते हैं। एक पर्टिकुलर क्वालिफाइंग मार्क्स यूपीएससी शो करता है, जिस बच्चे के मार्क्स, जिस स्टूडेंट के मार्क्स इससे ज्यादा होंगे वही आगे जाएगा, उसके आगे चेक होंगे पेपर। एक पेपर ऐसे का होता है, मेरे ख्याल से एक ऐसे लिखना होता है, पर आप इससे कंफर्म कर लेंगे, 1 या 2 लिखने होते हैं। मार्क्स होते हैं 250, और ये ऐसे हमारे हिंदी इंग्लिश के सब्जेक्ट का ऐसे नहीं होता है, इसमें स्ट्रिक्टली हमें जो वर्ड लिमिट्स है वो फॉलो करनी होती है, लेकिन मुश्किल नहीं होता है। यूनिवर्सिटीज जीके के 4 पेपर होते हैं, हर एक पेपर का एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, इसका मैटर मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर हमें एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, इसमें हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है बेटा। जिस जमाने में मैं दे रहा था उस जमाने में 2 सब्जेक्ट चुनने होते थे, तो मैंने मैथ्स और फिजिक्स चूज की थी, और फिजिक्स मुझे ले डूबी। तो इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत स्ट्रांगली सोचना है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना, जल्दीबाजी नहीं करना। वो सब्जेक्ट, पहली बात, जिस पर आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपकी कमांड हो, और जिसका मैटर, जो सिलेबस है आपके पास पूरा मिल जाए, वो सब्जेक्ट हम लेते हैं। 2 पेपर होते हैं, 250 और 250 कुल मिला के 500 का आता है। कुल मिला के ये रिटर्न एग्जाम जो है 1750 का होता है। इसमें जो टॉप रैंकर्स हैं उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। मेन और इंटरव्यू मिला के मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं, और फिर जो हाईएस्ट है टॉप रैंकिंग के हिसाब से सिलेक्शन होता है। अब देखिए, मैंने एक टॉपर की मार्कशीट आपके सामने रखी है, ये यूपीएससी 2019, अभी 2 साल पहले के टॉपर हैं। जरा पेपर देखिए ना, 250 मार्क्स का पेपर है। जो पेपर के टोटल मार्क्स हैं इट इज 250, ऐसे में इनके 250 में से 140 आए। 250 का हाथा करो आप तो
2 1 जा 2, 2 जा 4, 120 होता है ना। जनरल चीज में 108 50% से कम नंबर है, 2 में 50% से कम नंबर है, थर्ड में भी कम है, फोर्थ में अच्छे हैं इनके, फिफ्थ में। तो आप देख रहे हो कि ये कोई 90% या 95% या 80% वाले नंबर नहीं है। सिविल सर्विसेज एग्जाम जो होता है ये हमारे 11 12 9 10th एग्जाम नहीं होता है कि इसमें 90% वाला टॉप करेगा, 95% वाला टॉप करेगा। इसमें आपको बेस्ट देना होता है। वो बेस्ट 75% भी हो सकता है, वो बेस्ट 60% भी हो सकता है, वो इवन 50% भी हो सकता है। आपको बेस्ट देना होता है और आपका सिलेक्शन होता है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बस यह है कि हमें अपनी पढ़ाई बिल्कुल ध्यान से करनी होती है। और ये मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं बेसिकली आप लोगों को आपका सिलेबस बताना चाह रहा हूँ। ये मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट बेटा चूज कर लिए। पहले मेंस में 2 सब्जेक्ट चूज करने होते थे, उस टाइम पे थोड़ा सा एग्जाम टफ होता था बेटा। अब चूंकि आपको एक ही एग्जाम पे फोकस करना होता है तो आप कोई सी भी ले सकते हो। और कोई जरूरी नहीं है कि आप, जैसे मैंने एमएससी मैथ्स किया है तो मैं मैथ्स लूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। इसमें आपको हिस्ट्री दिख रहा होगा, ये बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है बेटा, लोग हिस्ट्री लेते हैं। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी बहुत लोग लेते हैं, ये भी बहुत वाइडली पॉपुलर सब्जेक्ट है। लेकिन मैंने आपको बताया था अभी, जो मैंने लिस्ट दिखाई थी बेटा, उसमें मैंने दिखाया आपको कि जीवन के सभी पक्षों के लोग, भले वो आर्ट्स वाले हों, भले वो साइंस वाले हों, सब, देखो एमएससी है, ये एमए, सब इस सर्विसेज की ओर आ रहे हैं बेटा। और सब ये भी एमपी के हाईएस्ट पोस्ट पर हैं बेटा। तो आप लोग भी वो डिजर्व करते हो, आप सब वो मेहनत कर सकते हो। जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपका हक बनता है कि आप अपने देश की सेवा करो और ऊंची से ऊंची पोस्ट पर पहुंचो। हाँ, नो डाउट टेंशन होती है, लेकिन एक संतोष भी तो होता है कि हमने देश के लिए किया। आज फिर न्यूज़पेपर में कलेक्टर और एसपी की फोटो आई है, फिर उन्होंने मीटिंग ली है, नो डाउट टेंशन है। पर कहीं ना कहीं शाम को जब वो सोते होंगे, रात को सोते होंगे, तो उनको संतोष होता होगा। चलिए अब आते हैं मैथ्स के सिलेबस पे। मैं बेसिकली मैथ्स के सिलेबस पे फोकस कर रहा हूँ, हम और सब्जेक्ट के सिलेबस भी देख सकते हैं। मैं आपको सिलेबस दिखाना चाह रहा हूँ और बेसिकली मैं 11 12 के बच्चों को 12th का पोर्शन बताना चाह रहा हूँ कि सिलेबस में 12th कहाँ कहाँ है। एक है लीनियर अलजेब्रा, जो 11 12 में हम सेट्स पढ़ते हैं, 12th में फंक्शन पढ़ते हैं, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड रूप है ये वेक्टर स्पेस। अलजेब्रा और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सॉल्व पढ़ते हैं हम, रो एंड कॉलम ट्रांसपोज, उसी का थोड़ा सा आगे का फॉर्म है। कैलकुलस, लिमिट्स हमने 12th में पढ़ी है, 11th में पढ़ी है। फंक्शंस हमने 11th और 12th दोनों में पढ़े हैं। रियल नंबर्स हम क्लास 8th 9th से पढ़ते आ रहे हैं। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, ये चारों के चारों क्लास 12th में है। ये लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ये सब 12th में है। इनडेफिनेट इंटीग्रल, हालांकि रिमांड डेफिनेशन यूज कर रहा है, ये इंटीग्रल ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, बेसिकली है ये इंटीग्रल ही, ये सब 12th में है। कार्टेशियन ज्योमेट्री 11 12th में पढ़ी हुई है, हाँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं है। स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेड डिस्टेंस, प्लेन, ये देखो 12th का हिस्सा है। हालांकि कौन, सिलेंडर, पैराबोलाइड अभी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन काफी कुछ इसमें दिख रहा है, काफी कुछ इसमें हमें 12th के सिलेबस में दिख रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन 12th में है, ये थोड़ा थोड़ा सा उससे आगे। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री तो हमारे 12th के कोर्स में। डायनामिक्स स्टैटिक्स, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, केपलर्स लॉ, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। वेक्टर, स्केलर वेक्टर, ग्रेडियंट, स्केलर वेक्टर का थोड़ा सा आगे का फॉर्म है, लेकिन स्केलर वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है। गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये वेक्टर का थोड़ा सा हाई फॉर्म है, लेकिन ये 11 12 पढ़ने के बाद ही आपको आएगा। पेपर 2 देखिए, फर्स्ट अलजेब्रा ग्रुप्स, जो फंक्शन हमने पढ़े हैं, जो हमने रिलेशन पढ़ी है 12th में, उसी का आगे का फॉर्म है ये ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। एक रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कब होती है, जब वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव होती है।
एक रिलेशन ग्रुप होगा जब वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलेशन फॉलो करेगा। तो ये फंक्शन का ही आगे का फॉर्म है। रियल नंबर आपने 9th में पढ़े हुए हैं। सीक्वेंस एपीजीपी क्लास 10 से शुरू हुआ है, 11 में था, उसी के आगे का फॉर्म है कॉची सीक्वेंस। फिर यहाँ सीक्वेंस की प्रॉपर्टी भी है। रीमान इंटीग्रल इंटीग्रेशन का ही एक तरह का फॉर्म होता है रीमान इंटीग्रल। ये सब के सब 11, 12, 9 से लिंक्ड है बेटा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने 11th पढ़ा बेटा, उसी का आगे का फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जो a प्लस आई बी के फॉर्म का है, उसी का एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है एनालिटिक फंक्शन, उसी से कॉची रीमान इक्वेशन बनी है। एलपी पूरा का पूरा देखो, ये पूरा का पूरा 12th में है। एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें बेटा हमारे 11, 12 से जुड़ी हुई हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस सिंपल होता है बेटा, ये आपको नेक्स्ट पढ़ना भी है। जब आप 12th के बाद जब ग्रेजुएट करोगे तो आपको ये पढ़ना है। मैकेनिक्स डायनामिक्स बिल्कुल सिंपल है, कुछ पोर्शन आपने पढ़ा है फिजिक्स में, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। पर मेरा बताने का एम था कि इसमें से काफी कुछ पोर्शन जो है वो 9 से शुरू हुआ है। रियल नंबर इंटीग्रेशन पूरा है इसमें, एलपी पूरी है इसमें, वेक्टर पूरा है इसमें, तो हमारी तैयारी शुरू हो जाती है क्लास 9 से। और ये बिल्कुल सही समय है जब आप सोचो इसके बारे में। अब जरा एक बार पेपर पे भी नजर डाल लेते हैं कि केवल सिलेबस में ही लिखा है कि कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं, है ना। 9th वाले निराश नहीं होंगे बेटा, पर बस देखते चलेंगे। देखो 1b, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है बेटा। मैट्रिक्स को हमें एक पर्टिकुलर चीज से प्रूव करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूव होगी। ये आपके 12th के सिलेबस में है। ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी विशाली, ये हमारे 12th के सिलेबस में है बेटा। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है, फर्स्ट और फर्स्ट डी। ये बिल्कुल सिंपल है, आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपसे ये बन जाएगा। वंस ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास 12th के सिलेबस से आया है बेटा। ये सब चीजें लग रही हैं लेकिन इतनी टफ नहीं है। फिर ये मैट्रिक्स आ गया, मिनिमम मैक्सिमा, देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ गया, हमारे चैप्टर 6 का क्वेश्चन है ये। फिर एक मैट्रिक्स है, डायगोनलाइजेबल बोल रहा है, क्या हम इस एक ऐसे मैट्रिक्स को ऐसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या जिसमें केवल डायगोनल में ही एलिमेंट्स हो। 12th का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। हमें पी इनवर्स ए पी, पी का इनवर्स निकालना है, एक मैट्रिक्स निकालना है इसके थ्रू, और ये प्रूव करना है। डायगोनल बिल्कुल 12th का क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन है। हालांकि ऐसे कंडीशन हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप में से कुछ बच्चे ये सॉल्व कर लेंगे। कौन हमने अभी पढ़ा नहीं है, ये आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी हमने केवल प्लेन और लाइन पढ़ी है। ये सब इतने टफ नहीं होते बेटा, कई सारी बुक्स ऐसी मिल जाती हैं जिनमें ये एज इट इज मिल जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास केवल dy बाय dx था 12th में, यहाँ 4 है, बिल्कुल इजी मेथड है उसकी बेटा। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जो हमारा 12th और 11th का फर्स्ट चैप्टर है, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। हमने परपेंडिकुलर कंडीशन इशाली पढ़ी हुई है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0, उसी का एप्लीकेशन करके ये रिजल्ट प्रूव किया। ये स्टैटिस्टिक्स जानने से क्वेश्चन है बेटा। देखो वेक्टर, ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है, 8 नंबर का है। देखो सिंपल प्रॉपर्टी लगानी है और हो जाएगा ये। अगेन हमारी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का आया है 12th में। तो आप देख रहे हो बेटा, अगेन ये क्वेश्चन 12th का है। ये आपको डेल दिख रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है। वेक्टर जो हम पढ़ते हैं सब थोड़ा सा हाई फाई है, थोड़ा सा हाई। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करनी है, जैसे हम क्लास 12 में प्रूव करते हैं, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है, इतनी कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। ये स्टैटिस्टिक्स डायनामिक्स है, आपको पढ़ना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, इसमें ढेर सारी चॉइस होती हैं। ये फर्स्ट पेपर है, चॉइसेस हैं पेपर में, चॉइसेस हैं। आपको देखो 1 और 5 करने हैं, बाकी में से केवल एक चुनना या कुछ चॉइस है, अच्छी खासी चॉइस है। जब हम इस एग्जाम के बारे में तैयारी करते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव अलग होता है। जब हम 11, 12, 9th स्कूल का एग्जाम देते हैं तो उसमें हम पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, हम कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते। लेकिन जब हम ये एग्जाम देते हैं तो इन एग्जाम का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है,
एक पर्टिकुलर पैटर्न से ही, भाग से ही क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो हमें पूरा सिलेबस पढ़ना नहीं होता है, एक अच्छा गाइड मिल जाए, एक अच्छी कोचिंग मिल जाए, एक अच्छा नॉलेज मिल जाए, तो हमें बिल्कुल ईजी पड़ता है हमारे लिए कि हमें किस किस पोर्शन से क्या क्या करना है। पूरा सिलेबस भी पढ़ना नहीं पड़ता हमें। ये देखिए सेकंड पेपर है, ये इसमें बात कर रहा है साइक्लिक ग्रुप की। साइक्लिक ग्रुप क्या है बेटा, जैसे हमने क्लास 12th में 11th में सेट और फंक्शन पढ़े हैं, उसका ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। 12th में हम रिलेशन पढ़ते हैं, इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर वही रिलेशन कुछ और प्रॉपर्टी प्रूव करे तो वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगी। ऐसे ये है रिंग, रिंग भी फंक्शन का बड़ा भाई है। ये एक सीरीज है, हमने एपीजीबी पढ़ी है, स्पेशल सीरीज भी पढ़ी है, उसी तरह का है ये, बिल्कुल इजी पड़ता है बेटा। ये हमें एक एलपी दी हुई है जो बिल्कुल 12th की एलपी जैसी है। हमें एक क्वेश्चन बनाना होगा और सॉल्व करना होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। हार्मोनिक का फंक्शन का एक तरीका, एक तरीका होता है, अगर हम डी टी यू बाय डी एक्स स्क्वायर यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डबल करें डिफरेंशिएशन, और फिर वाई के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करें और इक्वल टू 0 आ जाए तो वो हार्मोनिक होता है। बिल्कुल सिंपल है बेटा। ये देखिए फिर इसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को बोल रहा है, हालांकि रीमान वर्ड यूज किया है, पर है वो डिफरेंशिएबिलिटी जो हमारे क्लास 12th के कोर्स में। तो काफी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके 11th-12th के कोर्स में है, इवन कुछ 9th के कोर्स में भी है। ये एक तरह का इंटीग्रल है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, बिल्कुल ईजी है बेटा। आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, एक बार पढ़ोगे आप लोग तो कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ये भी आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना, बिल्कुल ईजी है बेटा। ये एलपी का एज इट इज क्वेश्चन आ गया। एलपी तो पूरी की पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग या लीनियर इनइक्विटी जो हमने 11th-12th में पढ़ी है, पूरी की पूरी हमारे 11th-12th के कोर्स में है। वो कितने नंबर का क्वेश्चन है देखो यार, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो ये सब हमें गेटेबल है। ये फिर देखो इस तरह का क्वेश्चन ध्यान होगा आपको, हमारे फर्स्ट चैप्टर में है 12th में, और 9th में भी मैंने ऐसा देखा, रिलेशन और इरेशनल। ये क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमा का है, एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, बिल्कुल इजी है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कुल मिला के पेपर पैटर्न बेटा बहुत ईजी है, बहुत सारे चॉइसेस हैं, और काफी क्वेश्चन 12th के भी। अभी तो आप 11th-12th या 9th-10th में हो, आगे जाके आप जब पढ़ोगे तो आपको ये सब आपके सिलेबस में मिल जाएगा। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना कर रहा हूँ, देखिए ये जो जिन्होंने CS लिया बेटा, ये लॉजिक गेट्स उन्होंने पढ़े हुए हैं, ये लॉजिक गेट्स आ गया, बिल्कुल सिंपल है। आपको एक टेबल बनानी होती है, ट्रू टेबल, और फिर आपको प्रूव करना होता है, बूलियन अलजेब्रा है। हालांकि 12th के कोर्स में हमारे नहीं है, लेकिन बहुत ईजी है बेटा। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें आपने देख रखी हैं बेटा। जब आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, अभी तो फिलहाल आपकी मेन प्रायोरिटी आपका क्लास 12 है, क्लास 11 है, क्लास 9 है, जिस क्लास में है आपको वो एग्जाम देखना है आपको। लेकिन दिमाग में आपको ये रखना है, ये स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, न्यूमेरिकल मेथड्स में आता है ये, बिल्कुल। आपको अभी इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन पढ़ना होगा नेक्स्ट 12th के बाद, ये बिल्कुल ईजी पड़ता है बेटा। तो देखो हमने अभी इतने क्वेश्चंस देखे, है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि काफी कुछ हमें जाना पहचाना लग रहा है। या मैं 11th-12th के मैं इवन एक दो क्वेश्चन में देखे कि 9th के भी हैं, है ना। हालांकि सिलेक्ट होने के लिए ये थोड़ी है कि आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैथ्स आपका अपना सब्जेक्ट है, आप 11th-12th में मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं, तो काफी कुछ चीजें आपको अपनी पहुंच में लग रही हैं। एलपी तो पूरी की पूरी कोर्स में, हालांकि कई मिसकंसेप्शन है। जब मैं बीएससी कर रहा था तो कई लोगों ने मुझे सलाह दी थी कि मैथ्स मत लो, मैथ्स टफ पढ़ती है। नहीं बेटा, मैथ्स इजी पढ़ती है। एक्चुअली जब हम सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हैं तो हम आईआईटी नहीं दे रहे हैं, हम कुछ और एग्जाम दे रहे हैं, और हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आईआईटी से थोड़ा सा कम लेवल का होता है, लेकिन इट इज वेरी मच गेटेबल। थोड़ा सी मेहनत करेंगे हम, 1 साल की मेहनत चाहिए, या साइड बाय साइड आप मेहनत करते चलते हैं तो ये एग्जाम गेटेबल है। अब देखो मैंने एक जगह लिखा है पीएससी, आईएएस या सिविल सर्विसेज एग्जाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है। ऐसे ही एग्जाम हर एक स्टेट भी कराती है। जैसे यूपीएससी सेंट्रल लेवल की संस्था है, ऐसी स्टेट की संस्था एमपी में है एमपीपीएससी, वो भी एक एग्जाम लेती है। एमपीपीएससी में हाईएस्ट पोस्ट होती है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस,
इसको पास करके आप डेप्यूटी कलेक्टर बनते हैं। फिर होती है स्टेट पुलिस सर्विस। जब सीएसई देते हैं तो हम आईएएस बनते हैं, तो हमें कलेक्टर का पोस्ट मिलती है। और जब हम स्टेट एमपीपीएससी देते हैं, पीसीएस देते हैं, जैसे यूपी में पीसीएस बोलते हैं उसको, तो हम डेप्यूटी कलेक्टर बनते हैं, हमें उससे लोअर पोस्ट मिलती है। जब हम सिविल सर्विसेज दे रहे हैं तो हम कलेक्टर बन रहे हैं, और जब हम स्टेट की पीएससी दे रहे हैं तो हम डेप्यूटी, और डेप्यूटी कलेक्टर को कलेक्टर बनने में कम से कम 12 से 15, 10 से लगते हैं 15 साल। हो सकता है डेप्यूटी कलेक्टर कभी कलेक्टर बन भी ना पाए। सिलेबस करीबन सेम ही होता है, लेकिन स्टेट लेवल पे अपन स्टेट लेवल पे बनते हैं, हमको थोड़ी छोटी पोस्ट मिलती है। और अगर हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो हमें बड़ी पोस्ट मिलती है। अगर हम एमपीपीएससी सेलेक्ट होकर डेप्यूटी कलेक्टर बन रहे हैं तो हम डेप्यूटी कलेक्टर बनेंगे, और फिर 10 या 12 साल बाद हमारा प्रमोशन होगा, फिर हम कलेक्टर बनेंगे। और अगर हम सिविल सर्विसेज क्रैक कर रहे हैं तो हम सीधे कलेक्टर बनेंगे। तो ये मैं चाह रहा था बेटा कि आप देखें कि एक एस्पेक्ट भविष्य का ये भी है। कोई जरूरी नहीं कि आप मुझसे सहमत हो, है ना। हो सकता है आपका इंटरेस्ट कहीं और हो, आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो कि हम सिविल सर्विसेज में जाएं और ये करें। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था, क्योंकि आप जिस एज में हो बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सामने कौन कौन से क्षेत्र खुले हुए हैं। जो 11-12 में मैथ्स वाले हैं, अब आप लोग एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन सकते, बाकी सब कुछ बन सकते हैं, इवन डॉक्टर ही बन सकते हैं। एमबीबीएस को छोड़ दें, हमारी डॉक्टर कल्पना चतुर्वेदी हैं, वो पीएचडी हैं। डॉक्टर द्विवेदी हैं, वो पीएचडी हैं। पहले डॉक्टर सीता गौतम थी, वो पीएचडी हैं। फिजिक्स वाले हमारे डॉक्टर ए के पांडे, पीएचडी हैं। बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, है ना। आप लोग भी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड माइंड हो बेटा। आप सब लोगों में, जितना मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, जितना मैं आपको जानता हूँ, सबके सब बहुत हार्ड वर्किंग हो, और आपका हक बनता है कि आप आपके भविष्य में उन्नति करो और ऊंचे से ऊंची पोस्ट पर पहुंचो। बस मैं आपको ये झलक दिखाना चाह रहा था कि आप इसके बारे में सोचो, है ना। इस फील्ड में जाना ना जाना ये डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स पे और आपके कटनेस, आपके दोनों के कंबाइंड डिसीजन पे। अभी क्या कर सकते हो आप, अभी आप केवल अपनी क्लास 12 और जो आपकी प्रेजेंट क्लास है वो देखो, उसके बाद अगली क्लास देखो। अगर इस एग्जाम के बारे में सोच रहे हो तो क्या करना है, मैटर इकट्ठा करते जाओ, सिलेबस ले लेना है, और हमें जो जो चीज कोर्स में है उस चीज़ों की किताबें इकट्ठी करती जानी है। न्यूज़पेपर पढ़ना है, अच्छी न्यूज़ देखनी है, अपना जीके इम्प्रूव करना है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में जो होता है इनके, वो बेसिकली जीके बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धीरे धीरे जब आप मैटर इकट्ठा कर लोगे, फिर तो जैसे आपका आप ग्रेजुएट करोगे, आप आराम से इस एग्जाम के बारे में अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकते हो। कोचिंग पहले लोग बुरा मानते थे, पर मेरे ख्याल से अगर एक अच्छी कोचिंग मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। देखिए ये जो हसन साफी ने, एज देखिए कितनी कम एज है इनकी, बताइए, एएसपी बन गए, है ना। कितनी पावर होगी इनको। सैलरी को आप नेट पर चेक कर सकते हो कि एक आईएएस या आईपीएस की सैलरी कितनी होती है। हो सकता है आपने हमारे कलेक्टर का बंगला देखा हो, कितना बड़ा बंगला होता है। वो तो खैर बाहरी आवरण है, मैंने पावर, कितनी पावर हम समाज के लिए कितना कुछ कर सकते हैं, है ना। तो मैंने आज आपको केवल एक पोर्शन दिखाया कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में आपको सोचना चाहिए। वो इसलिए भी सोचना चाहिए कि आप सबके सब मैथ्स के स्टूडेंट हो बेटा, और मैथ्स में बहुत इजी पड़ता है। कम से कम जो मैथ्स वाला पोर्शन है वो इजी पड़ता है सिविल सर्विसेज एग्जाम में। बाकी अभी तो 12th है, 12th के बाद आपको और भी एग्जाम देना है, एनडीए भी देना है आपको, और भी देने हैं, है ना। बस अब पर वो समय है जब आपको आपके करियर के बारे में सोचना है। अभी जो प्रेजेंट क्लास है, आप प्रेजेंट क्लास के बारे में देखिए, उसमें जुट जाइए, और धीरे धीरे अगर आप सीरियस हैं सिविल सर्विसेज के बारे में, उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, और धीरे धीरे मैटर उसका इकट्ठे करते जाइए। जैसे अभी देखा हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हमारे कोर्स में है, तो वो वाली बुक आपके पास, आपको अगले साल रद्दी में नहीं बेचना है, आपको संभाल के रखना है। क्यों शिवांशु, क्या बोलते हो? हालांकि आजकल ये ट्रेंड नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर था, और जो यूएस में है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, ये आपकी थिंकिंग पे होती है, आपकी फैमिली पे होता है कि आपकी फैमिली और आप मिलकर क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन आपको मेरे हिसाब से सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए। क्यों शिवांशु, क्या बोलते हो? यस सर। इट इज वेरी मच गेटेबल, है ना। टेंशन हर एक जॉब में है। अब वो बंदा रात को 6 बजे से दोपहर में 12 बजे तक काम कर रहा है, उसको हैंडसम सैलरी मिल रही है, उसने यूएस से मकान खरीद लिया है, अलग बात है, पैसा खूब है,
लेकिन देश के लिए क्या कर रहा है वो, समाज के लिए क्या कर रहा है, ये अपना अपना नजरिया है। तो वो आपको देखना है ना राहुल, आपको देखना है। आप में से सर कई लोगों को तो मैं पर्सनल जानता हूँ, आप लोग इतने ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हो, इतने इग्नाइटेड माइंड हो, कभी कभी मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो, है ना। पर अपनी आंखें खुली रखो, आप हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंच सकते हो। जो अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के सीएम हैं, वो भी एक जमाने में सिविल सर्विसेज में थे, फिर उन्होंने अपना धारा मोड़ लिया आपने। तो आप सब डिजर्व करते हो हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचने के लिए, ठीक है। ये बस मैंने आपको एक अपना पक्ष रखा, आपको एक बताया। मेरी इच्छा है कि मेरी इच्छा थी, मैं चाहता था कि सिविल सर्विस में जाऊं। अब वो कुछ मेरी कमियां रह गई है ना, मुझे शायद बहुत देर में मालूम चला कि क्या क्या है। तो बस आप मेहनत करते चलिए, दिमाग में रखिए अभी आपकी बेसिक प्रायोरिटी क्लास 12 है, ठीक भी था। माइंड फोकस करो। अब अगर हम पढ़ते हैं तो मैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारी अच्छी से अच्छी जॉब लगती है। लेकिन हमें सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में सुलभ सोचना चाहिए। ये आप सब लोगों के अभी पहुंच में है, ठीक विशाली।